इकरा हसन का भाषण। आज जब मैं इस मंच पर खड़ी हूँ, मेरे दिल में एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास है। आपने मुझे अपनी आवाज बनाया है, अपनी उम्मीदों का प्रतीक चुना है, और मैं यह वादा करती हूँ कि मैं आपकी हर आकांक्षा को संसद तक पहुँचाने के लिए दिन रात काम करूँगी। यह मंच, यह जनसभा केवल मेरे शब्दों का मंच नहीं है, यह आपकी आवाज, आपके दर्द और आपके सपनों का मंच है। हमारा कैराना, जो कभी अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज कई चुनौतियों से जूझ रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और सामाजिक असमानता, ये वो सवाल हैं जो हर घर की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन मैं आज यहाँ केवल समस्याओं की बात करने नहीं आई। मैं आपके सामने एक नया दृष्टिकोण, एक नया संकल्प और एक नई उम्मीद लेकर आई हूँ। हमारा देश, हमारा समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर न मिले। मैंने संसद में कई बार कहा है कि आज भी हमारे समाज में कुछ वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। एक खास मजहब के लोगों को बार बार संदेह की नजर से देखा जाता है। यह गलत है। हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ती रहूंगी कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, उसे सम्मान और समान अवसर मिले। जब मैंने कैराना में अपने अभियान की शुरुआत की थी, तब मैंने देखा कि हमारे युवा कितने प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके पास अवसरों की कमी है। हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन स्कूलों की कमी और सामाजिक रूढ़ियां उनके सपनों को कुचल देती हैं। मैंने अपने भाई नाहिद हसन और अपने माता पिता चौधरी मुनव्वर हसन और बेगम तबस्सुम हसन से सीखा है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, यह सेवा का माध्यम है। शिक्षा वह हथियार है जो हर तरह की गुलामी से मुक्ति दिलाता है। लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति दयनीय है। कई गांवों में बच्चियों को स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। मैंने अपने क्षेत्र में कई स्कूलों का दौरा किया है, और मैंने देखा है कि शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और ड्रॉप आउट दरें हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मैंने संसद में यह मुद्दा उठाया है कि शिक्षा को केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक मिशन बनाना होगा। हमारी सरकार को चाहिए कि वह हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे। मैं कैराना में और स्कूल खोलने, शिक्षकों की भर्ती करने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हूँ। मेरा सपना है कि हमारा हर बच्चा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अपने सपनों को सच कर सके। हमारे युवा आज निराश हैं, वे पढ़ लिख कर भी नौकरियां नहीं पा रहे। हमारे किसान अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं पा रहे। मैंने केंद्र और राज्य सरकार से बार बार कहा है कि बेरोजगारी और किसानों की बदहाली को गंभीरता से लेना होगा। कैराना में छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन देना होगा। मैंने हाल ही में एक योजना प्रस्तावित की है, जिसमें कैराना के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक मंच बनाया जाए। हमारे क्षेत्र की मशहूर चीनी मिट्टी की कारीगरी, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने से न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि हमारी पहचान भी मजबूत होगी। मैं एक महिला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं आपकी बेटी, आपकी बहन और आपकी आवाज के रूप में यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन मुझे यह भी दुख है कि आज भी हमारी बेटियों को वह सम्मान और अवसर नहीं मिल रहे जिनकी वे हकदार हैं। मैंने अपने क्षेत्र में कई महिलाओं से मुलाकात की है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि कैराना में महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोले जाएं, जहां वे न केवल शिक्षा प्राप्त कर सकें, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण भी ले सकें। मैं चाहती हूं कि हमारी बेटियां न केवल घर संभालें, बल्कि देश की प्रगति में भी हिस्सा लें। कैराना का इतिहास भाईचारे और एकता का रहा है, लेकिन कुछ ताकतें हमें धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करती हैं। मैं आपसे अपील करती हूं कि हम इन ताकतों को नाकाम करें। हमारा कैराना हर धर्म, हर समुदाय का है। हमारा संदेश प्यार और एकता का होना चाहिए। मैंने संसद में भी कहा है कि जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर काम करना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
मैं यह वादा करती हूँ कि मैं आपकी हर समस्या को अपनी समस्या मानूंगी। मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ती रहूंगी। मेरा लक्ष्य है कि कैराना न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे देश का एक मॉडल क्षेत्र बने। आपका विश्वास ही मेरी ताकत है, आपका साथ ही मेरा हौसला है। आइए हम सब मिलकर एक नया कैराना बनाएं, जहां हर बच्चा पढ़े, हर युवा रोजगार पाए, हर महिला सशक्त हो और हर परिवार खुशहाल हो। इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण। जब मैं इस सदन में खड़ा होता हूँ, मेरे सामने न केवल यह संसद दिखती है बल्कि उन लाखों चेहरों की उम्मीदें भी दिखती हैं जो इस देश के गांवों, गलियों और खेतों में बसती हैं। मैं आज यहाँ एक शायर के रूप में नहीं बल्कि उस आवाज के रूप में बोल रहा हूँ जो इस देश के मेहनतकश मजदूर, किसान और युवा की है। हवाओं में खामोशी, सियासत में सवाल, गरीब की थाली में अब भी है खाली थाल। ये बजट की किताबें, ये वादों का मेला, मगर भूखे पेट का कौन सुनेगा रवेला। माननीय सभापति, यह बजट 2025 केवल कागजों की बात नहीं है, यह उन लोगों की जिंदगी की बात है जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके बच्चे भूखे सोते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपके इस बजट में उस किसान की क्या जगह है जो अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं पाता? उस मजदूर की क्या जगह है जो दिन भर पसीना बहाता है लेकिन रात को अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता? यह बजट जो सरकार ने पेश किया है बड़े बड़े वादों से भरा हुआ है, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या ये वादे जमीन पर उतरेंगे? पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन सड़क पर चलने वाला आम आदमी आज भी महंगाई की मार झेल रहा है। प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं और वित्त मंत्री कहती हैं कि वे प्याज नहीं खाती। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन जो किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है। हमारे युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, हमारे किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं और हमारे मजदूर जो इस देश की रीढ़ हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। माननीय सभापति, मैं एक शायर हूँ और मेरी शायरी में समाज की सच्चाई झलकती है। मैंने अपनी नज़मों में मदरसों की बात की है, फिलिस्तीन की बात की है और कश्मीर की पीड़ा को बयां किया है, लेकिन आज मैं इस सदन में शिक्षा की बात करना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति की बहुत चर्चा होती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, किताबें नहीं हैं और बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। मैंने अपने गृह क्षेत्र प्रतापगढ़ में देखा है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलते हैं। क्या यह हमारी प्रगति का प्रतीक है? मैं सरकार से अपील करता हूँ कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि वह अपने सपनों को सच कर सके, और यह केवल अमीरों के बच्चों के लिए नहीं बल्कि उस गरीब के बच्चे के लिए भी हो जो खेतों में काम करता है। मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इस देश का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है जब कुछ लोग धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश करते हैं। मेरी शायरी में मैंने हमेशा एकता और भाईचारे की बात की है। नफरतों वाली गालियाँ तुम दो, हम तो देंगे जवाब फूलों से। जंग लड़ना सदा उसूलों से, हमने सीखा है ये रसूलों से। हमारा देश तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। मैं इस सदन से अपील करता हूँ कि हम उन ताकतों को नाकाम करें जो हमें बांटना चाहती हैं। माननीय सभापति, मैं इस सदन में केवल एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक शायर के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में और एक आम आदमी के रूप में खड़ा हूँ। मेरा संकल्प है कि मैं इस देश के हर उस व्यक्ति की आवाज बनूंगा जो आज भी हाशिए पर है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह अपने वादों को पूरा करे, और अगर वह ऐसा नहीं करती तो हम इस देश के लोग अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।